हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो फाइनल एग्जाम है क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के, वो अब 60 डेज के आसपास रह गए हैं टाइम। तो कहने का मतलब कि 26 अप्रैल से हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ 1 डे रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो लेसन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट लेसन है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट्स की रिवीजन आपको करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल रहेगा ये चैनल को ज्वाइन करना। तो गाइज आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो गाइज यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमी। यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमी एज ए होल भी कह सकते हैं इसको, या इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल भी कह सकते हैं। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ए होल जब डिस्कस करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई की बात नहीं होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें एग्रीगेट डिमांड की बात होगी, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एक कंट्री में जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई है, और लेवल ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, और प्राइस इन एन इकोनॉमी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली वास्ट टर्म है जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है। मतलब कहने का मतलब जिसमें एवरीथिंग जो पूरे कंट्री में एक्टिविटी हो रही है उसका एग्रीगेट यहाँ पे इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सेकंड कंसेप्ट की। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा जो कंसेप्ट बनता है वो बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर क्या आएगा। मतलब यहां से हमें फर्स्ट डेफिनेशन से हमें पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है, जिससे हम नेचर ऑफ स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइज कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं? फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज एंगेज होती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। सेकंड जो आता है वो आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली एंगेज इन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन हो रही है, जो मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूम की जाएगी। मतलब कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो वाला सेक्टर जो आता है दैट सेक्टर इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर की बात करते हैं। थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा होता है? वो एंगेज इन द एक्टिविटी लाइक टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, जो टैक्सेशन कंट्रोल करता है किसी भी इकोनॉमी में, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करता है किसको? प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो लास्ट जो सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, भी इसको इंगेज किया जाता है, जिसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है। उसके अलावा जो सेक्टर आता है इकोनॉमी में वो आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसमें बोरोविंग कह सकते हैं, बोरोविंग और लैंडिंग एक्टिविटीज आती है। मतलब उधार लेना, उधार देना, ये सारी एक्टिविटीज इस सेक्टर में आती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत इजी है, आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस स्ट्रक्चर डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करनी है और उन सेक्टर्स को बताना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो गाइस इसको करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की। तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स
तो क्लास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो क्या क्या मैं इसमें चेक कर सकता हूं, क्या क्या मैं इसमें स्टडी कर सकता हूं, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मैं स्कोप की बात करूं तो इट हेल्प्स इन द पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हेल्प करती है किसी भी गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह एग्रीगेट डिमांड है, उसमें कैसे एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है, उनको कैसे देखना है, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना है। तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है उसकी फॉर्मेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। तो नेक्स्ट जो इसका स्कोप है वो है कि इट प्रोवाइड बेसिस फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज ए होल होता है, किसी इंडिविजुअल की स्टडी करने के लिए जो बेस होता है वो प्रोवाइड करता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस जो है वो कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस ये सेकंड इसका स्कोप है। नेक्स्ट जो आता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। मतलब ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, मतलब किस सेक्टर को कितनी इनकम प्रोवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स और ग्रुप्स में क्या क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता लगता है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड स्कोप है। लास्ट जो इसका स्कोप आता है ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक जो स्टडी है उसको भी हेल्प करता है, उसको भी स्टडी करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल स्टडी में क्या आएगा, इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन में आएगा कितने एक्सपोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के, कितने इंपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल लेवल तक हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी वो किस तरह बिहेव कर रही है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो गाइज नेम से ही क्लियर हो जाएगा आपको सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब है, सर्कुलर फ्लो मींस अनएंडिंग फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज and income and expenditure in economy from one sector of economy to another sector। मतलब कह सकते हैं कि ये flow of money, income, flow of goods and services across different sectors of the economy होता है in circular form। मतलब ये एक circular form है, प्रोड्यूसर से लेके हाउस होल्डर, क्योंकि हमने बोला है कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर। तो मतलब ये सारे जो सेक्टर्स आते हैं उनमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या एक्सपेंडिचर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये सारा कुछ आता है किसके अंदर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। तो मतलब कहने का मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में जो इनकम कैसे फ्लो कर रही है, एक्सपेंसेस क्या कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो बेसिकली यहाँ पे 3 फेजेस आते हैं इसके सर्कुलर फ्लो में। 3 फेजेस कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट फेज जो आता है वो आता है प्रोडक्शन फेज। दूसरा फेज कौन सा आता है, प्रोडक्शन, पहला आता है प्रोडक्शन फेज, सेकंड जो आता है सेकंड फेज आता है इनकम फेज, और जो थर्ड आता है वो आता है एक्सपेंडिचर फेज। तो ये 3 फेज आते हैं, 3 फेजेस आते हैं। इन 3 फेजेस में हम डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज स्टडी करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं कि फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, किस तरह फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है, वो प्रोडक्शन फेज में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनकम फेज। तो इनकम फेज में बेसिकली क्या स्टडी किया जाता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो जो स्टडी किया जाता है वो इनकम फेज में स्टडी किया जाता है। इनकम फेज में कौन कौन सी चीजें, वंस अगेन बता देता हूं, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी फैक्टर इनकम होती है। फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड,
इसके बारे में जो जितनी भी स्टडी है वो आती है किसके अंदर आती है, इनकम फेज के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड फेज आता है वो आता है एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर फेज में गाइस हम क्या स्टडी करते हैं, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब फैक्टर प्रोडक्शंस में इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कहां पे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके बारे में जितनी भी स्टडी है वो यहां पर कंसिडर की जाती है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वंस अगेन बता देता हूं, सर्कुलर फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मीन्स एंड अनएंडिंग फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो, किसी भी इकोनॉमी के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक वो स्टडी किया जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर सर्कुलर फ्लो में ये प्रोडक्शन जो सेक्टर था उसके बारे में बताया कि जो इन्वॉल्व होता है सर्कुलर फ्लो में। दूसरा जो सेक्टर होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स विच इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो विद इन एन इकोनॉमी, वो हमने पहले भी बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, उनके बारे में देख लेते हैं। जो सेकंड सेक्टर होता है वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, वो भी सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्सेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सारी एक्टिविटीज, सब्सिडीज की एक्टिविटीज। और तीसरा जो आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फोर्थ जो सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेक्टर्स बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती है, ये सेक्टर से इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलर फ्लो में। तो गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार आ जाता है, टू सेक्टर। यस, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा है, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो क्या है। टू सेक्टर इकोनॉमी में, यस, इसको भी देख रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर, यस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये हम स्टडी कर लेते हैं। यस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इस केस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे गाइस, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब पहले समझ लेते हैं। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब दो ही सेक्टर यहां पे होंगे, नेमली मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स, जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, दो ही यहाँ पे फर्म्स, दो ही सेक्टर आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज और यहाँ पे हाउस होल्ड, दोनों सेक्टर्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है, हाउस होल्ड में क्या फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बारे में जितनी भी स्टडी है वो आता है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंडर। तो गाइज यहां पे हम वंस अगेन बता रहा हूं, इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेमली हाउस होल्ड्स और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स एंड फर्म सेक्टर्स। हाउस होल्ड जो सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, और फर्म हायर करती है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड स्पेंड देयर, जितनी भी इनकम होती है कंजम्पशन के लिए वो स्पेंड करते हैं, अपनी इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, और जो फर्म्स होती हैं वो सेल करती हैं व्हाट एवर दे प्रोड्यूस फॉर द हाउस होल्ड। तो मतलब कहने का मतलब जितनी भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है उनको प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, और इनकम को किस लिए स्पेंड करते हैं, कंजम्पशन के लिए। तो गाइस इन दोनों सेक्टर में जो जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है सर्कुलर फ्लो में, तो वो आती है टू सेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो ये है कुछ सर्कुलर फ्लो के इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। These points will also help you in while studying the first chapter macro economics। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो गाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। इसमें नेक्स्ट आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो और सर्कुलर फ्लो में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सर्कुलर फ्लो में हमने बोला कि टू सेक्टर या थ्री सेक्टर या जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम फॉर्म वन टू फॉर्म वन, जितनी भी उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स या जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। रियल फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज
फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये एक तरह का रियल फ्लो होता है। रियल फ्लो में बेसिकली क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर से जो कंजम्पशन इनकम उनकी फ्लो हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर की प्रोडक्शन सेक्टर पर, प्रोडक्शन सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंगली उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो फ्लो है इसमें इनकम का फ्लो, एक्सपेंसेस का फ्लो जो होता है वो रियल फ्लो ऑफ इनकम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या है, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यस, यहाँ पे फैक्टर इनकम कौन सी आती है, जो रेंट पे किया गया है, जो इंटरेस्ट पे किया गया है, जो प्रॉफिट गेन किया गया है, जो वेजेस पे की गई है लेबर्स को फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर। जो प्रोडक्शन हाउस है वो जो ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस पे करता है, इस के जो फ्लो है, इससे मनी का जो फ्लो होता है उसको हम मनी फ्लो कहते हैं फैक्टर इनकम में। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती है, तो गाइस फाइनल गुड्स बेसिकली दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। मतलब वो वाली गुड्स जो रेडी टू यूज है, मतलब जो फाइनल यूजर यूज करने वाला है, रेडी फॉर यूज है बाय फाइनल यूजर, उन गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। मतलब जो फर्दर आगे उनको लेकर कोई और प्रोडक्शन नहीं की जाएगी, वो फाइनली कंजम्पशन के लिए रेडी है, वो गुड्स हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स होती है। फॉर एग्जांपल शर्ट, पेन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी गुड्स जो हैं फाइनल गुड्स आते हैं। दीज गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स का नाम भी इनको दिया जाता है, जब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी इनको बोला जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। तो गाइस कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी इनको बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट एंड कंज्यूमर्स। ठीक है जी, कंज्यूमर जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स, जैसे टीवी सेट है, ठीक है, मोबाइल फोन है, क्लोथ्स है, फूड है, तो ये सारी चीजें जो कंज्यूम करता है इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोलते हैं, ड्यूरेबल यूज ऑफ बाय प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। दीज आर दोज फाइनल गुड्स, ये वो वाली फाइनल गुड्स हैं विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिनको यूज करके जितने भी एसेट्स होते हैं प्रोडक्शंस में, तो वो आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मशीनरी आ गई। मशीनरी को गाइस यूज करके हम फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो गुड्स जो फाइनल फर्दर इनसे प्रोडक्शन हो रही है, मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो इनको, ये एक तरह के फाइनल गुड्स है, मतलब फर्दर इनसे आगे इनको बनाया नहीं जाएगा, लेकिन इनको यूज करके आगे फर्दर प्रोडक्शन की जा सकती है, तो उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो एसेट रिलेटेड गुड्स भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस वो है स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। तो गाइस यहाँ पे स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक को हमें बेटर वे से समझना पड़ेगा। तो गाइस स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक्स आर द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं विच आर मेजर्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जिसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल को हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर कैपिटल कितनी है, वेल्थ कितनी है, मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में। ठीक है, इन्वेंटरीज हमारी फैक्ट्री में कितनी है, बिल्डिंग्स हमारे बिल्डिंग एंड मशीन्स इन फैक्ट्री कितनी अवेलेबल है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, बैलेंस एट बैंक अकाउंट, बैलेंस बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, इन सभी को हम स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं फ्लो क्या होता है। फ्लो आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बेसिकली दो तरह के इकोनॉमिक वेरिएबल यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, वन इज स्टॉक,
सेकंड इज फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो में यही डिफरेंस है कि फ्लो जो होता है वो इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसको मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे पॉइंट याद रखने वाला है, पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिसको स्टडी करते हैं दैट इज स्टॉक। और जब भी ड्यूरेशन से हम करते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चेंज आया है, कितने इस पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग 2 मंथ्स में क्या चेंज आया है, 3 मंथ्स में क्या चेंज आया है, 1 ईयर में क्या, 1 ईयर के पीरियड में क्या चेंज आया है, दैट इज मेजर्ड और इसको हम बोलते हैं फ्लो। तो जैसे नेशनल इनकम और जीडीपी, प्रोडक्शन और आउटपुट, सेल्स, सेविंग की बात करें, एक्सपेंडिचर्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो ये सारा जो है इसको हम फ्लो के नाम से जान सकते हैं, फ्लो वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट में डेप्रिसिएशन, 1 ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन, तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है गाइस, तो इसलिए हम इसको फ्लो डिफाइन करते हैं। तो गाइस ये मैंने स्टॉक और फ्लो के बारे में बताया। स्टॉक की जब भी बात आएगी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसिडरेशन आएगी, मेजरमेंट आएगी, और जब फ्लो की बात आएगी तो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजरमेंट आएगी। तो गाइस इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो गाइस ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं, रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल जो इसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, फिजिकल कैपिटल और चेंज इन इन्वेंटरीज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना भी फिजिकल कैपिटल में एडिशन हुई है, जितनी भी चेंज इन इन्वेंटरीज हुई है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, डेप्रिसिएशन एनुअली जो हमारा क्या होता है, वियर एंड टीयर पर जो खर्चा होता है, मतलब कहने का मतलब हमारी जैसे मशीन है, मशीन का मान लो ईयर एंड पे हमारा स्टार्टिंग प्राइस था, मान लो मशीनरी का स्टार्टिंग प्राइस था 1 लाख रुपया, तो एट द एंड ऑफ ईयर एंड खत्म होने पर क्या होगा, इस मशीन की जो बुक वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, मान लो 90,000 रहेगी, मतलब 10,000 उसका चेंज आ गया प्राइस में। तो वो जो फिक्स एसेट जो होते हैं, ये बेसिकली फिक्स एसेट पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। फिक्स एसेट की जो वियर एंड टीयर के कारण, पुराना होने के कारण, कुछ खराब होने के कारण, जो उसकी वैल्यू में, जो उसकी प्राइस में हम कह सकते हैं कि जो रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ द फिक्स एस कैपिटल और एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल एसेट, उसको हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हर जो फिक्स एसेट है उसी के बारे में आएगी। तो गाइस डेप्रिसिएशन जो आती है बेसिकली फिक्स एसेट पर ही इंप्लीमेंट की जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। तो फिक्स कैपिटल और जो कंज्यूम होगी और फिक्स एसेट्स की जो कैपिटल, फिक्स कैपिटल एसेट मतलब जो रिड्यूस होगी उनकी वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आज का जो सेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो आपको बड़े बेटर वे से समझ लग गए होंगे, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए इस चैप्टर के। तो यहीं पे सेशन क्लोज करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में और एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।